13,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात का आंकड़ा आपको छोटा लग सकता है, लेकिन यह एक लंबी छलांग है, क्योंकि 8 साल पहले भारत केवल 2,000 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचता था। अब प्रधानमंत्री की कोशिश हिंदुस्तान को सबसे बड़े हथियार निर्यातकों की कतार में खड़ा करने की रही। खुशी की बात यह है कि भारत की क्षमता और नियत दोनों पर दुनिया को बहुत भरोसा है। देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और पिछले जो डिफेंस एक्सपो हुए हैं उनसे कई मायनों में डिफेंस एक्सपो अलग है। दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास सबसे शक्तिशाली और आधुनिक सेना हो, लेकिन दूसरों के हथियारों पर निर्भर होकर आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो आने वाले सालों में देश की सेना की तस्वीर बदल कर रख देगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये निर्णय इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशील नेतृत्व मिला है, उस सेना में बैठे हुए लोगों के हौसले के कारण ये निर्णय हो पा रहा है। ये राजनीति इच्छा शक्ति से होने वाले निर्णय नहीं है, ये निर्णय सैन्य की इच्छा शक्ति से होता है। साल 2018 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने संसद को बताया कि एक आधुनिक सेना में 1/3 हथियार पुरानी श्रेणी के, 1/3 नवीनतम तकनीक वाले और 1/3 स्टेट ऑफ आर्ट कैटेगरी के होते हैं, यानी बेहद आधुनिक। लेकिन भारतीय सेना के 68% हथियार और उपकरण पुरानी श्रेणी के हैं, जबकि 24% नवीनतम श्रेणी वाले और सिर्फ 8% स्टेट ऑफ आर्ट यानी आधुनिक श्रेणी के हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना को आधुनिक बनाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। रक्षा बजट का अधिकतर पैसा पेंशन और वेतन भत्तों में चला जाता है और बजट का सिर्फ 28% आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए बचता है। इस समस्या का समाधान रक्षा क्षेत्र के बड़े और निर्णायक सुधार करके मोदी सरकार ने किया और 2 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 जारी कर 2 बड़े कदम उठाए। पहला, आयात करने वाले 209 रक्षा उपकरणों को भारत में ही बनाकर खरीदा जाएगा और दूसरा, रक्षा बजट में भी घरेलू इंडस्ट्री से खरीद के लिए अलग से पैसा रखा जाएगा। 2022-23 के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का 68% घरेलू इंडस्ट्री से खरीदारी के लिए रखा गया। सेनाओं ने मिलकर कई उपकरणों की 2 लिस्ट भी तय की है। उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिर्फ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा। रक्षा क्षेत्र के ऐसे 411 साजो सामान और उपकरण होंगे जिन्हें भारत केवल मेक इन इंडिया के तहत खरीदेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में ही हथियार बनाने का सिलसिला शुरू हो गया और जिन हथियारों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे वो घर में ही बनने लगे। पिनाक मल्टी रॉकेट सिस्टम, $17,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को निशाना बनाने की खूबी वाला गरुड़ गन सिस्टम, या फिर भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस का नया अवतार। इतने छोटे से वक्त में हर स्वदेशी हथियार ने दुनिया को एक नए भारत के दर्शन करवा दिए। कमांड शिप के धनुष पिनाक के नाम से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लंबे समय से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसे सरकारी कंपनियां बनाती थी, लेकिन अब इसे प्राइवेट सेक्टर तैयार कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के जरिए जो देश में की कंपनियां हैं वो उसको बना रही हैं, सेना को दे रही हैं, बल्कि अब विदेशों को भी इसका निर्यात होगा। आज भारत दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में शुमार है।
डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया अभियान से जहां हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हथियार खरीदारी के लिए सेना को कम पैसे खर्च करने होंगे, उसका आयात बिल कम होगा। सबसे बड़ी बात, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। निर्यात से होने वाली कमाई हमारी सेना को आधुनिक बनाएगी। वहीं रिसर्च को बढ़ावा मिलने से हथियारों की गुणवत्ता बढ़ेगी। कुल मिलाकर भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है, क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, जो दुनिया उसके रसूख और ताकत को बढ़ाएगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के सपने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक।